हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप आप सबका आज का एग्ज़ाम अच्छा गया हो। पहले तो डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं। पीएफआरडी के एग्ज़ाम में डिस्क्रिप्टिव में कैसे क्वेश्चंस आए थे। ऐसे में 4 थे। एक तो कुछ तो रेलवेज इंफ्रास्ट्रक्चर करके ऐसे का एक टॉपिक आ रखा था, एक कुछ एजुकेशन के रिलेटेड था, एक और था, एंड फोर्थ वाला ऐसे था वर्चुअल रियलिटी का। आपको बताना है, कंसर्न बताना है। एक तो मेंटल हेल्थ पे क्या हो रहा है, सोशल रिलेशंस पे क्या इफेक्ट हो रहा है, एंड हेल्थ एंड एजुकेशन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट उसको रिलेट करके बताना था क्या हो रहा है। मैंने यही वाला ऐसे अटेम्प्ट किया है। एंड जो भी कीबोर्ड रूल्स थे, जैसे पिछली बार का कीबोर्ड से इस बार का कीबोर्ड बहुत स्मूथ मिला था, बहुत स्मूथ। एंड कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हो रही थी कि माउस नहीं वर्क कर रहा था, कर्सर से ऊपर आराम से जा सकते थे, कैप्स लॉक वर्क कर रहा था। पिछली बार में कैप्स लॉक वर्क नहीं किया था, तो बहुत स्मूथ कर रखा था। इस बार कहीं पे भी कर्सर से जा सकते थे, एंड कुछ ऐसा बैक स्पेस वाला इशू नहीं था कि फुल लाइन एक साथ डिलीट नहीं होएगी या कुछ भी। तो बहुत आराम से मतलब टाइपिंग हो पा रही थी, कोई दिक्कत नहीं आई थी डिस्क्रिप्टिव में। एंड फॉर द प्रेसी पार्ट मैंने तो उसका टाइटल दिया है इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोग्राफिक डेटा करके। एंड वो कुछ जापान के पूरा डेटा के बारे में प्रेसी दे रखा था। तो टोटल मेरे 148 वर्ड्स बने थे, एंड 140 to 160 वर्ड्स का करना था। एंड ऐसे में भी मेरा प्रॉपर इन वर्ड हुआ था। अगर मैं एक वर्ड एक्स्ट्रा लिख रही थी तो वो लिखा आ रहा था कि आपका जो वर्ड लिमिट है वो क्रॉस हो रहा है। तो मतलब प्रॉपर बना था मेरा ऐसे का। मैंने एक वर्ड फिर डिलीट कर दिया था, वो एक्स्ट्रा ही था लाइन जो लिखने लगी थी, तो इसलिए वो भी प्रॉपर बना था और ये भी। और कॉम्प्रिहेंशन में मेरे को स्लाइटली ये लगा कि उन्होंने कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं कर रखा था कि कितने कीवर्ड्स का आपको आंसर लिखना है। तो वो चीज़ मेरे को गलत लगी, क्योंकि अब कुछ आंसर्स लेंथी हो रहे थे, कुछ स्मॉल हो रहे थे, कुछ ऐसा स्टैंडर्डाइज्ड आंसर नहीं बन पा रहे थे, एंड ज़्यादा बड़े आंसर भी नहीं बन पा रहे थे, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में ऑलरेडी डेटा बहुत कम था। एंड क्वेश्चन जो पूछ रखे हैं उसमें भी आंसर्स हम ऑलरेडी जो कॉम्प्रिहेंशन में दे रखा है तो उसी की बेस पे देंगे। तो 3 से 4 लाइन से ज़्यादा आंसर्स लंबे नहीं हो पा रहे थे, एंड दैट्स इट। तो डिस्क्रिप्टिव में मेरा अभी 5 से 7 मिनट रहते थे जब खत्म हो गया था, तो मैंने ऐसे प्रूफ रीडिंग स्टार्ट कर दी थी। कॉम्प्रिहेंशन के 5 क्वेश्चंस की कर ली थी, एंड प्लस प्रेसी का पूरा रीड कर लिया था। ऐसे स्टार्ट ही किया था, तो तब थोड़ा टाइम ऐसे कम रह गया था, बिकॉज थोड़े चेंजेस करने लग गई थी मैं बीच में, तो ये हुआ था। अब नाउ कमिंग टू फेज 2 वाला में पेपर 2 का पार्ट, मेरे को वो डिफ़िकल्ट लगा स्लाइटली पिछली बार के एग्ज़ाम के कंपैरेटिव। अब हो सकता है कि आई एम नॉट फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, इसलिए मेरे को लगा हो या कुछ ऐसा। तो जो भी अभी मैं आपको मतलब इसका रिव्यू दूंगी, जो आंसर स्टिक किए हैं वो मैंने अपने बिहाफ पे बता रही हूँ। जो भी मैंने डिस्क्लेमर है ये वो मेरे खुद के आंसर्स है, तो वो गलत हो सकते हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट देम। बस मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे और मैंने क्या उनके आंसर टिक किए थे। लेट्स गेट स्टार्ट विद दैट पार्ट। एक तो आया था कि कुछ सेल्फ एस्टीम लिख रखा था कि वो कौन से नंबर पे आता है मोटिवेशन का, वो जो मैस्लो का है, तो 4th मैंने उसमें टिक किया था। एक जो है डेफिनेशन दे रखी थी सेट ऑफ गोल्स ऐसे करके, और मतलब ऑप्शंस दे रखे थे मैनेजमेंट में कि ये क्या होता है, तो मैंने उसका प्लानिंग टिक किया था। एक AS10 फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस पे क्वेश्चन था। एक AS2 वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज में असेट्स के रिलेटेड एक क्वेश्चन आ रखा था। एक कुछ था कि PFRDA का अगर लेवल 2 पे कितने दिन लगेंगे, ऐसे करके कुछ एक क्वेश्चन आ रखा था। एंड एक NPS सेटलमेंट कितने दिन में होगा, तो आई टिक्ड 1 डे। आई एम नॉट श्योर कि इसका आंसर क्या सही है क्या नहीं। एक स्टार्टअप पे क्वेश्चन था, तो उसमें सेकंड ऑप्शन तो पक्का मतलब ऐसे 4 दे रखे थे लाइंस, तो सेकंड तो पक्का गलत था। उसमें 7 ईयर्स मेंशन था और स्टार्टअप में 10 ईयर्स का होता है, तो वो कट करके आंसर इसका भी बन रहा था। एंड देन एक आ रखा था कुछ तो कि असेट्स बताने थे, ऐसे एक दे रखा था कि इनमें से असेट्स कौन से हैं, और ऐसे क्वेश्चन था। एंड उसमें ऐसा था कि जो A है वो नीचे आना था, तो ऊपर आ रहा था आई गेस BCD एंड नीचे AEF ऐसे करके एक ऑप्शन आ रखा था, वो था। एक मैच द कॉलम में दे रखा था, तो उसमें ऐसा एक अप एंड डाउन वाला था, तो उसका श्योरली वो हो रहा था कि फ्लक्चुएशन वाला एक करके ऑप्शंस था, तो वो सिर्फ एक में ही था। 2 को अगर मैच कर रहे थे उससे, तो वो मैच द कॉलम भी बन रहा था, एक वो क्वेश्चन था। एक कुछ यूनिट्स पे क्वेश्चन था।
मार्क्ड उसका 16 यूनिट्स एंड 90,000 लॉस, एंड आई एम नॉट श्योर कि ये सही है कि नहीं। और फिर एक का मतलब मैं न्यूमेरिकल्स में सिर्फ आंसर बता रही हूँ जो मैंने टिक किया, मेरे को पूरे क्वेश्चंस तो नहीं याद है। एक न्यूमेरिकल में आई मार्क 13.2, एक वो 6 सिग्मा पे आ रखा था, उसका 3.4 डिफेक्ट्स पर 1 मिलियन आंसर था, वो मार्क किया मैंने। और एक तो था कि शेयर होल्डर्स हैं उनका कुछ इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड था, तो मैंने उसमें एक रिस्क कमेटी करके कुछ ऑप्शन था आई गेस, तो मैंने वो मार्क किया था। और एक सिक्योरिटीज़ के रिलेटेड था कि अगर सिक्योरिटीज़ का कुछ करवाना है तो किसके पास जाना चाहिए ऐसे करके, तो मैंने उसमें सेबी मार्क किया था। और एक में मैंने ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, उसमें मैंने रजिस्ट्रार मार्क किया था। एक कुछ टर्म थी वो मैंने बिल्कुल पहली बार सुनी थी, कोई तो पीस से लेके इफेक्ट पूछ रखा था, तो उसमें एक ऑप्शन था, बहुत लंबी सी लाइन दे रखी थी उस ऑप्शन में, नेगेटिव पॉजिटिव करके सब उसमें इंक्लूड करके, तो मैंने उसका वही आंसर मार्क किया था। एंड उसके बाद से एक जीडीपी डिफ्लेटर का क्वेश्चन था कि वो नॉमिनल अपॉन रियल इनटू 100, बस फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ रखा था। एक पूछ रखा था वो मेरे को क्वेश्चन की लाइक समझ ही नहीं आया वो पूछना क्या चाह रहा है। एक पूछ रखा था कि इनमें से बेस्ट इंडेक्स कौन सा है, और ऑप्शंस थे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, जीडीपी डिफ्लेटर। तो मैंने तो उसका सीपीआई इंडेक्स मार्क करा था, सीपीआई इन्फ्लेशन इंडेक्स, बट मेरे को क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा था कि वो पूछना क्या चाह रहा है। तो ये पूछता कि आरबीआई कौन सा यूज़ करता है, तो भी मतलब वो वर्डिंग मेरे को उतनी सही नहीं लगी कि क्वेश्चन बहुत वेग सा पूछ रखा था। एक था कि इनमें से नॉन डेवलपमेंटल फंक्शंस कौन से हैं, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन नहीं, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन नहीं, डेवलपमेंट फंक्शन कौन सा, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो मैंने उसमें एम्प्लॉय करके एक ऑप्शन दे रखा था, तो वो वाला टिक किया था। एक मनी मल्टीप्लायर का डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ रखा था। एक पूछ रखा था कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर 14 कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, तो इनमें से कौन सा नहीं है। तो ये मैंने बिल्कुल ऐसे प्योरली एलिमिनेट कर करके ऑप्शंस को ये वाला आंसर टिक किया था। एंड एक न्यूमेरिकल आ रखा था जिसमें प्राइम कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड लेबर करके चार्जेस दे रखे थे, वो था। एक पूछ रखा था कि नॉन बैंक वाले किसके अंदर आते हैं, तो वो ऐसा कुछ आंसर मैंने मार्क किया था कि वो सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई में नहीं होते हैं। जब भी उनको लाइक इमरजेंसी में पैसा चाहिए तो वो आरबीआई से पैसे ले सकते हैं। एक कुछ तो मतलब एक में 90 डेज आई टिक्ड, एक में 45 डेज था, एक में 30 डेज। अब मेरे को उनके एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं याद है कि क्या पूछ रखे थे। एक पूछ रखा था कि अगर किसी के पास एनपीएस वाला नहीं है तो कौन सी, मतलब एनपीएस लाइट ऑप्शन में था और एनपीएस स्मॉल करके किस में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो मैंने एनपीएस लाइट वाला एक ऑप्शन टिक किया था इसमें। एंड एक एनपीएस पे मतलब थोड़ा घुमा के क्वेश्चन देख रखा था कि अगर एट 60 ईयर्स जैसे वो छोड़ रहे हैं तो उनको लाइक कौन से वाला मतलब ऐसे अमाउंट दे रखा था, तो लमसम वो कितना निकाल सकते हैं। तो उसका जैसे ही अमाउंट का 60% कर रहे थे तो वो लमसम आ रहा था, और फिर एन्यूटी जो 40% बच रहा है वो, तो उसका वही ऑप्शन आ रहा था। एक पूछ रखा था कि आरबीआई की सब्सिडरी कौन सा नहीं है, तो ये तो सबसे इजी क्वेश्चन लगा मेरे को, पीएफआरडीए। और बाकी 4 जो दे रखे थे डीसीजीआई और फिर वो एक मिंटिंग वाला होता है वो सब, बाकी भारतमाला वगैरह वो सब 4 ऑप्शंस थे, और एक नहीं था, वो था पीएफआरडीए दे रखा था ऑप्शन में। और एक क्वेश्चन आ रखा था अटल पेंशन योजना में, हाँ, कि जब वो सब्सक्राइबर लाइक की डेथ हो जाती है तो स्पाउस को मिलता है, फिर अगर दोनों की हो जाती है तो नॉमिनी को मिलता है। तो मैंने तो इसका लाइक आई मार्क्ड ऑल 3 ऑप्शन। एक पूछ रखा था कि जीडीपी का एक्सपेंडिचर मेथड, उसकी डेफिनेशन दे रखी थी कि सबका एक्सपेंडिचर ऐड कर देंगे। इनकम मेथड में उसकी डेफिनेशन दे रखी थी कि जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनकम पे वाला। एक पूछ रखा था प्रोडक्ट मेथड, उसमें मेरे को लगा कि उन्होंने मतलब जो स्टेटमेंट दे रखा था उसमें वैल्यू एडिड, प्रोडक्शन में वैल्यू एडिड होता है, बट उसमें कुछ और दे रखा था, तो ये सोच के मैंने उसका 1 और 2 ऑप्शन ही टिक किया था सिर्फ। एंड उसके बाद से और क्या क्वेश्चन थे, एक आ रखा था कि हाँ, एक मैनेजमेंट का था कि व्हाट आई से यू टू डू, ऐसे करके कुछ, तो उसका मैंने क्वेर्सिव टिक किया था। और नियर अबाउट यही 30 क्वेश्चन तो मैंने अभी आपको बता दिए हैं, और मेरे को इतने ही लाइक याद है कि मैंने जो भी टिक किए थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। एक में दे रखा था कुछ तो ऐसे 3 पेंशन
वाले क्वेश्चन पे आ रखा था, वो ऐसे दे रखा था, तो मैंने उसका मतलब बिल्कुल प्योर वो वाला तो गेस किया था मैंने, आई वॉजंट श्योर, मैंने 168 से जो स्टार्ट हो रहा था वो वाला टिक किया था। और बाकी तो और मेरे को क्वेश्चंस नहीं याद है अभी के लिए, यही 30 के राउंड ही क्वेश्चंस याद है, और दीज आर द आंसर्स जो मैंने टिक किया, सो आई एम नॉट वेरी श्योर। एंड मेरे को ये भी, और मैंने, अगर आप पूछोगे मैंने अटेम्प्ट कितने किए, मेरे को ऐसा लगा कि अगर मैं कम भी अटेम्प्ट करूँगी तो मेरे को इतने अच्छे से क्वेश्चन आ नहीं रहे थे वहाँ पे कि मेरे को कॉन्फिडेंस आए, तो मैंने तो 50 के 50 ही अटेम्प्ट कर दिए थे, क्योंकि अगर लाइक फाइनल लिस्ट में नाम आना भी है तो 40 अबव तो सही होने बहुत ज़रूरी है इसमें 50 में से, तो ये सोच के तो मैंने 50 के 50 ही टिक कर दिए थे इसमें। एंड लाइक एक्यूरेसी जितना अभी तक मेरे को पता लगा है आंसर्स वगैरह चेक करके, मेरी 85% के राउंड रही है। अब लेट्स सी क्या होगा। और डिस्क्रिप्टिव देखे तो मेरा काफ़ी अच्छा हो गया, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी पे ऑलरेडी एक टेम्पलेट रेडी करके गई हुई थी, तो जाते ही पहले तो मैंने कॉम्प्रिहेंशन किया था। कॉम्प्रिहेंशन की भी वर्डिंग बहुत टफ नहीं थी, पर वही है कि एक बार मोमेंटम पकड़ना होता है, तो कॉम्प्रिहेंशन ने टाइम ज़्यादा लिया, मतलब 20 मिनट लग गए थे मेरे को कॉम्प्रिहेंशन करने में। एंड फिर जब मोमेंटम पकड़ा गया तो फिर प्रेसी किया तो 15 मिनट अराउंड प्रेसी में भी लग गए थे, तो ऐसे में भी मेरे को 15 मिनट लग गई। ऐसे मेरा जल्दी इसलिए हो पाया क्योंकि टेक्नोलॉजी पे ऑलरेडी मेरी इंट्रो में रेडी करके ही गई थी, लाइक मेरे को याद था बिल्कुल, जाते ही मैंने इंट्रोडक्शन लिख दी थी। मैं यहाँ पे बता भी देती हूँ कि क्या इंट्रोडक्शन लिखी थी, कि जिससे आपको लाइक थोड़ा गेस हो पाए कि मैं क्या करके आई हूँ। तो ऐसे कि इंट्रोडक्शन में मैंने लिखा था स्टार्टिंग में, टेक्नोलॉजी हैज़ एमर्ज्ड एज अ डिफाइनिंग फोर्स इन द 21st सेंचुरी। उसके बाद से लिखा था, इट हैज़ नॉट ओनली इन्फ्लुएंस economics but it has not only influenced economics but has also impacted social behavior in every sphere of life. Then the rise of virtual reality has highlighted both immense opportunities and serious concerns which need to be balanced by responsible and sustainable measures so as to reap its full maximum बेनिफिट। तो ये मैंने इंट्रो में लिखा था, उसके बाद बस मैंने उसको रिलेट कर दिया था कि वो हेल्थ से एंड फिर वो सोशल रिलेशन से, एंड फिर थर्ड पैरा में मैंने पॉजिटिव वाले में, सॉरी सेकंड में सोशल रिलेशन वगैरह से किया, थर्ड में पॉजिटिव साइड में हेल्थ और एजुकेशन से कर दिया था। एंड जो कंक्लूजन था उसमें मैंने लिख दिया था, टू कंक्लूड the challenges like increase of screen time, data privacy are real and pressing and required collaborative and sustainable solution to convert these challenges into opportunities। तो ऐसे करके मैंने उसे एंड कर दिया था। सो दैट्स इट गाइज, आई होप आप सबका पेपर काफ़ी अच्छा हो एंड क्लियर करते हैं, देखते अब जो भी होगा रिजल्ट तो हो गया है, ठीक है। अभी लाइक आई एम हैविंग माई IBPS PO मेन्स ऑन 12th, एंड जिनका भी है वो एग्ज़ाम, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द मेन्स, एंड श्योरली आई विल अपलोड वन वीडियो ऑन लाइक हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट ऑल्सो। And that's it guys, bye bye and do subscribe to my channel guys, अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिल रहा है इस चैनल से तो। and that's it, bye bye।